अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के उज़्बेकिस्तान के बड़े अहम दौरे के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी मौजूद है। जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पर इस्तकबाल किया गया है। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और इस मौके पर दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए और ये एक बड़ा अहम इवेंट है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ उनके सदर से उन्होंने मुलाकात की और जो बाहमी उमूर है उस पर भी दिलचस्पी का जो है वो इजहार किया गया। और इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं बार बार जो हम दूसरे ममालिक में अपने यहाँ सरमायाकारी लाने के लिए उनको हम राग़िब करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि पाकिस्तान के किस किस सेक्टर पे पोटेंशियल मौजूद है और कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े भरपूर तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। कोई ग़ालिबन लगभग 10 MOUs के हवाले से बताया जा रहा है जो इस मौके पर साइन हुए हैं। उसकी डिटेल्स भी हम आपसे प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और उसके अलावा जो ओवरऑल जो बताया जा रहा है मोटी मोटी चीज़ें जिनकी तरफ अगर हम देखें तो तवानाई के हवाले से उस पर बात की जा रही है। दोनों तरफा जो ताल्लुकात हैं ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। दोनों मुल्क अस्करी इंटेलिजेंस समेत दीगर शोबों में ताउन पर जो है वो मुत्तफ़िक है। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं ममालिक से, बैरूनी दुनिया से, पाकिस्तान किस हद तक उन पर उनको ये समझता है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं, जो हम इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी मेहनत है। और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब एक विजन के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम ट्रेड वॉल्यूम की बात करते हैं, हम एड की बात नहीं करते हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ तकरीबन इससे पहले जो $2 अरब हमारा ट्रेड वॉल्यूम था, हालांकि ताल्लुकात बहुत करीबी हैं, बहुत अच्छे हैं। अब इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान $4 अरब जो है ट्रेड वॉल्यूम होगा, उस पर उसको बढ़ाया जाएगा। अब इसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं, जो MOU साइन हुए हैं उसमें यूथ प्रोग्राम के हवाले से बात हो रही है। फिर उसके अलावा वज़ीर इत्तलात और नशियात उनके साथ मौजूद हैं। इस हवाले से ख़बर ये है कि हमारे यहाँ जो APP है ख़बरों के शोबे के हवाले से, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, और वो उज़्बेकिस्तान की जो इत्तलात की एजेंसी है UZA, इनके माबैन भी एक बड़ा अहम ताउन का मुआहदा जो है वो तय पाया है। उज़्बेकिस्तान की वज़ारत दाखिली अमूर और पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला के माबैन ताउन की मुफाहमती यादाश्त जो है उस पर साइन हुए हैं। और वज़ारत दफ़ा के माबैन दोनों ममालिक की अस्करी इंटेलिजेंस के शोबे में ताउन का मुआहदा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन साइंटिफिक, तकनीकी और जदीद शोबों में ताउन का मुआहदा। इस तरह के तकरीबन 2 मुआहदे हैं जो तय पाए हैं। इन सारी डिटेल्स पर हम बात करेंगे। और इस कामयाब दौरे के बाद, इससे पहले वो हम बात करते रहे अज़रबैजान गए थे, वहाँ से उज़्बेकिस्तान का उन्होंने विज़िट किया और अब ये दोनों ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वो पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। दोनों जो विज़िट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट थे, उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, पाकिस्तान ने उससे क्या हासिल किया, इस वक्त इसके हवाले से बात करेंगे। स्पेसिफ़िकली उज़्बेकिस्तान का जो विज़िट है उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि हम गुफ्तगू करें। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, आका इकरार हारून साहब, हुमायूं खान साहब, और लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रही हैं शनीला अमार साहिबा। आप चारों का शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अज़रबैजान के हवाले से पिछले 2 दिन से हम गुफ्तगू कर रहे थे। उज़्बेकिस्तान के हवाले से अगर स्पेसिफ़िकली बात करें तो इस विज़िट को आप कैसे देखते हैं, कितना कामयाब ये दौरा है, कितना फ्रूटफुल है, और जो ये तकरीबन लगभग 10 जो है MOUs की बात की जा रही है, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो किन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है? शुक्रिया। ये जो आपने तफसील बताई MOUs की और मुख्तलिफ शोबों जो कोऑपरेशन के बारे में तय हुआ है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कितना कामयाब है। हाँ। और अगर ये चीज़ें ये ना होती तो फिर हम सवाल करते कि ये कामयाब है कि नहीं। लेकिन इन चीज़ों के आने के बाद, इस मेंशन करने के बाद, तो हम यानी इसमें कोई शुबा नहीं रह गया कि ये दौरा कामयाब है। लेकिन आप इस दौरे को जो हमें देखना चाहिए, इसका मयार ये देखना चाहिए कि इस हुकूमत ने ये दौरा या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये दौरा कब किया। 1-1.5 साल का अरसा, आप पिछली हुकूमत भी ले लें और जो तकरीबन साल भर की थी, और उसके बाद ये हुकूमत।
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, میرا خیال ہے مائک کا کوئی ایشو ہے, اس کو فکس کرتے ہیں. اقرار صاحب, اسی پہ میں چاہوں گی کہ اس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے اور پاکستان اس سے کیا حاصل کر پائے گا. آذربائیجان کے حوالے سے جو $2 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے, اس کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور اب یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ والیوم ہم $4 ارب کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ الہی صاحبہ. بات یہ ہے کہ پہلی تو میں آپ کو اس میں 2 باتیں کلیئر کر دوں کہ بالکل یہ ایک بڑی ریئلسٹک فگر سیٹ کیا آپ نے $4 بلین کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے ریسنٹلی 2 آئٹمس اپنا ایڈ کی ہیں آلریڈی, جو ہماری ایک پرانی لسٹ چل رہی تھی, اس میں سے ایک تو ہے میٹ. میٹ پاکستان جو ہے وہ اس وقت فراہم کر رہا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں ابھی تو صرف ہم نے اس کو اب شروع کیا ہے ایکسپیریمنٹل طور پہ, اور لیکن اس کی بہت بڑی وہاں پہ مارکیٹ ہے. اس طرح آپ کے جو کینو ہیں اور آپ کا جو مالٹا ہے اور سنگترا ہے, یہ 3 علیحدہ قسمیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی کہ سنگترا بہت ریئر رہ گیا پاکستان میں, اور جس کے پاس بھی جتنا بھی سنگترا ہے وہ سارا کا سارا وہ ازبکستان جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں ازبکستان میں 10 مہینے پڑھایا, تو اس زمانے میں بھی سنگترا پاکستان, کیونکہ سنگترا ایک ایسی چیز ہے جو ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا بیج جو ہے وہ بیسکلی سمرقند سے کیا تھا. سمرقند میں سنگترا یعنی کہ وہ سارا چیزیں ختم ہو گئیں بیکاز آف سوویت یونین نے اپنے نئے بیج فراہم کیے, لیکن وہ سنگترے کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیر از اے ہیوج مارکیٹ. وہ آپ وہاں جا کے کسی کو یہ کہیں کہ آپ لاہوری ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے گھر کے فرد ہیں, کیونکہ لاہور, سمرقند اور بخارا کا ایک بہت ہیوج ایک بیک گراؤنڈ ہے, ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے کلچرلی. اور اسی طرح آپ کو میں کوئی باتیں وہ بتا رہا ہوں جو شاید ہمارے سننے والوں کو شاید بہت کم پتا ہو. آپ کو پتا ہے ایک پنجابی محلہ پنجابی محلہ موجود ہے وہاں پہ ان کے کیپٹل میں, جس کو آپ کہتے ہیں تاشکند. میں نے جب پہلی دفعہ گیا, میں نے کہ پنجابی محلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو مجھے پتا چلا کہ جب ایک دفعہ سمرقند کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ریگستان, جو ان کا سب سے بڑا آرکیٹیکچرل مونومنٹ ہے, جب اس کو آگ لگ گئی تھی اور وہ سارا کا سارا جل گیا تھا, تو اس زمانے میں وہاں جو لوگ انہوں نے ٹرانسپورٹ کیے تھے, منگوائے تھے, وہ گئے تھے پنجاب سے, جنہوں نے جا کے پھر کاشا کاری کی تھی. جو پنجاب یعنی کہ تھے وہ زیادہ ملتانی, جب میں نے پوری بیک گراؤنڈ نکالی, لیکن سنس کے دیور پنجابی, اور وہاں پہ وہ ان کو پھر وہاں پہ رہتے تھے. تو وہ پھر اب تو صدیاں گزر گئی اس بات کو, کہ یہ آگ لگی تھی تقریباً کہتے ہیں صدی ایک تو بیت گئی 1916 میں یا 1900 میں, یاد نہیں ہے. لیکن پنجابی محلہ is there. This is basically significance of relationship. I must appreciate PMLN, کیونکہ ازبکستان سے پہلا رابطہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا. انہوں نے جس دن انہوں نے اناؤنس کیا تھا, پاکستان واز دی فرسٹ کنٹری ٹو سٹارٹ ایئر فلائٹس, اس پریس کانفرنس میں موجود تھا, میں نے اسے کور کیا تھا. پاکستان واز فرسٹ ٹو سٹارٹ ایئر فلائٹس ٹو ازبکستان. سو یہ ایک ریلیشن شپ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ نواز شریف فیملی کو اس طرح آپ صرف اتنا کہتے ہیں شریف, وہ نواز پورا نہیں کہتے, وہ شریف آور بردر. تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے, اور تھرو آؤٹ جو فائدہ ہو رہا ہے نا اس وقت پاکستان کے فورن افیئرس کو, وہ ہو رہا ہے نواز شریف فیملی کے اپنے ذاتی تعلقات ٹو سب ایریاز like Belarus, like this Azerbaijan, like Uzbekistan, and same with the Tajikistan, Kyrgyzstan. تو یہ اور UAE اور سعودی عرب. تو بیسکلی یہ وہ بیسکلی بکے ہے جو کہ شریف فیملی کا ایک تحفہ ہے پاکستان کو. ٹھیک ہے. اچھا مجھے شریلا آپ کی طرف میں آ رہی ہوں, کتنا اہم یہ دورہ ہے اس کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تجارت, سیاحت, توانائی, تعلیم, ثقافت, علاقائی روابط, دفاعی شعبوں میں جو ہے تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے اس پر کتنی استعداد موجود ہے, کتنی کیپیسٹی ہے, اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا, اور جو بڑے اہم MOUs سائن ہوئے ہیں. شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ وزیراعظم کے اگر دونوں دوروں کو دیکھا جائے تو وہ جو ایک ویژن لے کے اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کریں, اس میں صرف ایک ہی بات یہی ہے کہ ہم نے ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف جانا ہے, ہم نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے, ہم نے یہاں پہ سرمایہ کاری لے کے آنی ہے, اور ہم نے
दूसरे ममालिक को यहाँ पे मदऊ करके सरमायाकारी करनी है और हमने अपनी मंडियों को ओपन करना है दूसरे ममालिक के लिए, खुद भी दूसरे लोगों के जरिए, कनेक्टिविटी के जरिए यूरोपीय मंडियों तक रसाई जो है वो हासिल करनी है। फिर मुल्क के अंदर जो तवानाई का मसला है, जैसे पेट्रोल का है, गैस का है, LNG वगैरह, इसको भी खत्म करना है और सस्ती जराए ढूंढने हैं तवानाई के, ताकि मुल्क के अंदर जब तवानाई की जरूरत है वो पूरी हो तो उसकी वजह से माशी एक्टिविटीज हों और जो बेरोजगारी है वो कम हो। बेरोजगारी कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी बाइंग पावर जो है वो ज्यादा होगी। तो ये वो विजन है जिसके तहत वज़ीर आज़म साहब पहले अज़रबैजान गए, फिर अब उज़्बेकिस्तान गए। देखिए उज़्बेकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े दरीना है और समरकंद और बुहारा तो वो शहर है कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा उनके साथ एक सकाफती और एक इस्लामिक जो है ना वो उनके साथ एक रिलेशन जो है वो बनता है। फिर जब उज़्बेकिस्तान जो है वो जब रशियन USSR से अलहदा हुआ तो पाकिस्तान ने उसको सबसे पहले रिकग्नाइज जो था वो उसको किया और उस वक्त से पाकिस्तान के उनके साथ जो ताल्लुकात है वो बेहतर होने शुरू हुए। अभी आपने इतनी एक फहरिस्त गिनवाई थी जो जो मुआहदे हुए हैं। देखें जब अज़रबैजान गए हैं तो वहां पे भी ये हुआ था कि जो नखचुआन था उसको और लाहौर को कहा गया ट्विन ब्रदर्स हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुहारा और लाहौर जो है वो ट्विन्स ब्रदर हैं। ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियाहत को बढ़ाया जाए, पाकिस्तान को भी एक सियाहती मरकज बनाया जाए और इन लोगों की हिदमात से जो है वो इन लोगों के एक्सपीरियंस से फायदा उठाया जाए। फिर आसान हिदमत गए, वहां के मरकज का दौरा किया तो उसके बाद यहाँ पे भी आके जो सर्विस प्रोवाइडर था उज़्बेकिस्तान का उसका भी वज़ीर आज़म ने दौरा किया। फिर इतलात के अंदर जो मुआहिदा हुआ है तो आपस में एक्सचेंज होगा, इंटेलिजेंस के अंदर हुआ है। देखिए हमें भी दहशतगर्दी का खतरा है, इसी तरह उज़्बेकिस्तान को भी उज़्बेक इस्लामिक तंजीम से दहशतगर्दी का खतरा है। तो जब इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के तजर्बा से उठाते हुए हम भी दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, वो भी करेंगे। और देखें कुछ मंसूबे तो पहले से उन पे काम हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से अफगानिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसकी वजह से उन मंसूबों के ऊपर उस तरह से काम नहीं हो पा रहा। हालांकि अगर वो मंसूबे जैसे तापी का हो गया या उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लिंक है इसके ऊपर काम हो जाए तो जमीनी रस्तों से भी उनके साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो कायम हो जाएंगे। इससे सिर्फ पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, अफगानिस्तान को भी फायदा होगा। और अफगानिस्तान को खुद समझना होगा कि अगर वो अपने मुल्क के हालात बेहतर करते हैं, अगर वो दहशतगर्दी को कंट्रोल करते हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें उनके मुल्क में काम करें उनके खिलाफ जाते हैं, उनको खात्मा करते हैं, तो उनके अपने मुल्क के अंदर भी माशी सरगर्मियां शुरू होंगी तो दुनिया भी उनके मुल्क को रिकग्नाइज करेगी और उनके अपनी अवाम के लिए भी फायदा होगा। तो देखें पाकिस्तान तो रास्ते ढूंढ ही लेगा, अफगानिस्तान को बाईपास करके अब चाइना की साइड से भी पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया की साइड पर रास्ते ढूंढे हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान के गवादर और कराची की पोर्ट इस्तेमाल करते हुए उज़्बेकिस्तान को भी मशरक़ वस्ता तक रास्ते मिले हुए हैं। तो पाकिस्तान जो विजन है वज़ीर आज़म का माशी तौर पे मुल्क को इस्तेहकाम देना है, मुल्क के अंदर सरमायाकारी लेनी है, उस हिसाब से मुझे ये जो उनका दौरे बड़े कामयाब दौरे रहे हैं। फिर देखें सरमायाकारी को जिस लेवल पे लेके जाना है, अज़रबैजान में कह रहे हैं $2 अरब तक हम पहुंचाएंगे उसको, इसी तरह उज़्बेकिस्तान में भी कह रहे हैं $4 अरब तक जो है हम उसको लेके जाएंगे। तुर्किया पहले कर चुका है, UAE के सदर ने भी पाकिस्तान आना है, उसके अलावा सऊदी अरब का वफद भी बार बार आ रहा है। तो ये वो तमाम चीजें हैं, ये तमाम वो पॉलिसीज हैं जिसको लेके वज़ीर आज़म चल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका विजन है, जो जिस दिन से उन्होंने इख्तिदार संभाला है, 1 साल होने वाला है उनकी हुकूमत को, तो इसके अंदर उनकी सफारती कामयाबियों को अगर हम गिने तो वो लातादाद हैं। 1 साल के अंदर इतनी ज्यादा सफारती कामयाबियां जो होती हैं बहुत बड़ा क्रेडिट है वज़ीर आज़म के लिए। ठीक है डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सर आप बात कर रहे थे, मैं ये चाहूँगी कि आप इसके सिग्निफिकेंस के हवाले से या ओवरऑल जो MOUs के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की क़यादत जो है वो इक़्तिसादी और तजारती शोबों में ये कहा जा रहा है कि एक नया बाब जो है वो रकम करने जा रही है। ये जो नया बाब रकम करने की आपने उन्वान दिया है इस गुफ्तगू को, ये बड़ा बरमहल है। असल में हुआ ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पिछली गवर्नमेंट उनकी हो या मौजूदा गवर्नमेंट हो, इस अरसे में वो जो कहते हैं ना कि अपनी सियासत पर खेल के, यानी अपनी जान पे खेल के आपने हुकूमत ली, तो क्या किया, मईशत को एक रुख दिया और मुस्तहकम किया। अब जब ये एक रुख मुतय्यन हो गया मईशत का, तो उसके बाद आप दोस्त मुल्कों की तरफ चल पड़े हैं ताकि आप इस चीज़ को यानी रिवर्स ना हो सके, ताकि मईशत के जो तिजारत के आपके मुआहदे हैं और इक़्तिसादी तावन के जो मुआहदे हैं वो हों। ये सब करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तानी मईशत के मेमार बन के उभरे हैं और ये तारीख़ उन्हें पाकिस्तानी मईशत के मेमार की हैसियत से याद रखेगी। एक तो ये पहलू हो गया।
दूसरे जो इस दौरे के जो सबसे बड़ा फीचर है वो है कनेक्टिविटी। आप उनकी ज़रा गुफ्तगू को सुने तो उन्होंने कहा कि जो ट्रांस अफगान रेलवे लिंक है हम उसमें आपके साथ ताउन करेंगे, ओके, और उससे आप भी फ़ायदा उठाएं, अफ़गानिस्तान भी उठाए, हम भी उठाएंगे, लेकिन ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, इसके हकीकत में बदलने में ज़रा सा वक्त है। तो उस वक्त तक पाकिस्तान का NLC और जो उनका इदारा है इनका हम पल्ला उज़्बेकिस्तान का, उसके दरमियान एक मुआहदा हो गया। तो यूँ फौरी तौर पर तिजारत और तिजारती सामान की नकलो हरकत जो है वो NLC के ज़रिए दोनों मुल्कों के दरमियान हो गई। ये जो मैं कल आपसे गुजारिश की थी कि ये देखिए ये गेटवे है सेंट्रल एशिया का उज़्बेकिस्तान, और पूरे उज़्बेकिस्तान को यहाँ से रास्ते से जाते हैं। यानी आपको ये नक्शे की तफसीलात तो ये बता देंगे आगा साहब, लेकिन बुनियादी तौर पर जो आपने फैसले कर लिए दरअसल सिर्फ अफगानिस्तान के साथ आपका ब्रेक थ्रू नहीं हुआ बिजनेस में, आपने पूरे सेंट्रल एशिया के साथ कर लिया। और इसके साथ जो है ये जो कनेक्टिविटी का जो दरवाज़ा खोल दिया है, उसके बाद बहुत सारी जो आपकी वो हैं शॉर्ट कमिंग्स वो उनको आप दूर करने में कामयाब हो गए हैं। एक बात दिलचस्प बात अभी जिक्र की आगा साहब ने, मैं उसे पंजाबी इन्होंने कहा ना, दरअसल उज़्बेक अलिफ को गोल करके बोलते हैं, जैसे नान को नॉन और पंजाब को पंजाब तो वो इसमें कोई शुबा नहीं कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक आम सिटीज़न या एक आम एहलकार भी अगर चला जाए उस मुल्क में तो उनको वो हूटर वाली गाड़ी देते हैं, उसके बगैर मुसफ़र नहीं करने देते, कहते हैं नहीं हम आपको प्रोटोकॉल देंगे। तो एक तो पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का इतना कल्बी ताल्लुक़, और ये इस कल्बी ताल्लुक़ को आज इज़हार किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि ये दो दिल और एक रूह है इन दो कौमों की। तो ये दो दिल और एक रूह जो है ये मिल के दोनों अपने मुल्कों की खुशहाली में भी इजाफा करेंगी और सेंट्रल एशिया के लिए भी बेहतर मौके पैदा करेंगे। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, एक तो जो हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया कि सिर्फ अफ़गानिस्तान के हवाले से ब्रेक थ्रू नहीं है बल्कि सेंट्रल एशिया में भी इस कनेक्टिविटी का बहुत जो है फ़ायदा हम उठा पाएंगे। और ओवरऑल अगर हम देखें जो MOUs साइन हुए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ग़ालिबन 10 हैं। एक तो पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से, और फिर पाकिस्तान के नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के माबैन भी हुई है, फिर पाकिस्तान का वो जो हम बात कर रहे थे इत्तलात के हवाले से APP और UZA के माबैन भी हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। वज़ीर आज़म का जो यूथ प्रोग्राम है पाकिस्तान, उसके हवाले से भी उज़्बेकिस्तान की हुकूमत के माबैन उम्र नौजवान पर मुफाहमती जो है वो यादाश्त पर साइन हुए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है, ये बड़ी वाज़ेह तौर पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल नाहिद, ये दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं इसकी तो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, मतलब ये हज़ारों साल में रीजन की मैं बात करूं, मुल्कों का तो जो अगर हम करें तो वो बड़ा रीसेंट है, वेस्टफिलियन स्टेट का जब हम जिक्र करते हैं तो ये ख़ित्ता जो है आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। और ये अभी आगा साहब जिक्र कर रहे थे समरकंद का, ये सिल्क रूट का हब हुआ करता था कि वहाँ से जो रास्ता जो ट्रेड होती थी यूरोप के थ्रू और सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट, तो ये उससे और फिर वो वाया पाकिस्तान आता था। तो मेरा ख्याल है ये उस चीज़ को री इन्विगोरेट करने की कोशिश की जा रही है। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान जो है वो दो, अगर आप इस खत्ते के ममालिक को देखें तो शायद उस पूरे खत्ते में वो वाहिद मुल्क है जिसके पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे हैं। उसके अलावा हमारी जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं लाहौर की और ताशकंद की, उसके अलावा इस दफ़ा के जो MOU साइन हुए हैं उसमें यह है कि हम लाहौर से उसको एक्सपैंड करके कराची और कोयटा और समरकंद और बुखारा और उनको कनेक्ट करने की जो है बात हुई। वीज़ा फ्री की ऊपर गुफ्तगू हो रही है, वीज़ा रजीम बहुत ज़्यादा रिलैक्स है दोनों ममालिक के दरमियान, उसमें जो MOU साइन हुए हैं। उसके अलावा इंटर एजेंसी एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसके अलावा जो है वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट्स हुए हैं, माइनिंग के हुए हैं। तो ये बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गुफ्तगू करें तो वो ये है कि आज़रबाईजान के बाद 2 दिन का ट्रिप करने के बाद यहाँ पे आना, तो ये जो हमारी एक बड़ी एग्रेसिव सेंट्रल एशिया के साथ और चाइना, रशिया और उस पूरे रीजन के साथ दोबारा कनेक्टिविटी को एनहांस करने का जो है, और ये हम दुनिया की जियो पोलिटिकल और ग्लोबल उसके अंदर अगर आप देखें तो बड़ा अहमियत का है कि पाकिस्तान अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। हमारी लोकेशन का अक्सर हम जिक्र करते हैं कि हम
बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान है। तो उस सिविलाइजेशन को मिलाने की, देखें हम अब सीपैक के फेज 2 के ऊपर गए और अभी उसमें भी एग्रीमेंट का जिक्र हुआ कि हम जो उज़्बेक कंपनीज हैं उनको चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। एक डेलीगेशन, बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है वो अपनी गुफ्तगू जो है वहाँ पे उसकी जारी है। फिर उसके साथ ट्रांस अफगान रेलवे के ऊपर जो है वो बड़ी पहली दफ़ा खुल के बात हुई, कुछ रिजर्वेशंस थी दोनों साइडों पे, उसके ऊपर बात हुई। प्रेसिडेंट शौकत मिर्ज़ायेव की और प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस ब्रीफिंग आप सुने तो दोनों ने ये एक दूसरे को एड्रेस करके कहा कि आप हमारे भाई हैं। तो ये बेसिकली देखें ये सिंबॉलिक भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई अहमियत है खित्ते में और उसके अलावा दुनिया में, हम उसको सराहते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने ताल्लुकात को एक नई जहत पे ले जाएं। आपने $4 बिलियन का जिक्र किया, हमने आज से कुछ 3-4 साल पहले $1 बिलियन का एग्रीमेंट किया था। अभी पिछले क्वार्टर में $400 मिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड हो चुकी है। अच्छा, माइनिंग के सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर का, एग्रीकल्चर का जिक्र हुआ। तो मेरा ख्याल है अभी आगा साहब ने मीट का किया, डेयरी प्रोडक्ट्स का किया, वो बहुत बड़ी डिमांड है वहाँ पे। तो मैं जो पाकिस्तान की एग्रेसिव डिप्लोमेसी है अपने इमीडिएट नेबरहुड के साथ, उसको सराहा गया। अच्छा, और फिर प्रेसिडेंट शौकत मिर्ज़ायेव की तरफ से जो है वो जिक्र किया गया कि अफगानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान का स्टांस है इंटरनेशनली, हम दुनिया में आपके कल ये परसों प्रोग्राम में भी जिक्र कर सके, उसका भी जिक्र किया। फिर हम मिलिट्री इंटेलिजेंस का जिक्र किया, कोऑपरेशन का। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव विजिट था और मुझे लगता है कि अगर ये कंटिन्यू रहेगी हमारी ये पॉलिसी अपने इमीडिएट नेबरहुड के साथ, तो उसके फ्रूट्स आपको अगले चंद महीनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी ऑब्वियसली आप इसे फ़ायदा उठा सकेंगे, आपको नज़र आने लगेंगी सारी पिक्चर जो वो क्लियर आएगी। ये जो पॉलिसी है इस वक्त यकीनन इसको एक्नॉलेज भी सब कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। जो अग्रेसिव इस वक्त डिप्लोमेसी की बात की है हुमायूं खान साहब ने, और वो भी अपने इमीडिएट नेबरहुड के साथ, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और यकीनन इसे पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा। और भी बहुत सारे हमारे पास मौज़ूआत हैं जिस पर बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को कभी ऐब नहीं लगाया, यानी बुरा नहीं कहा। अगर ख्वाहिश हुई तो खा लिया, वरना छोड़ दिया। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें। सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़ जो दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज कैन में अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन की दोहरी ताकत से हासिल करें गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम यहाँ पर बात करेंगे हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ काम जो कर रही है इकॉनमी के हवाले से। इस वक्त जो हमें वहाँ पे भी एक अग्रेसिव अप्रोच नज़र आ रही है कि मईशत को कैसे बहाल करना है। बहुत सारे इक़दाम के साथ साथ एक जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि उस पर बात करें कि हुकूमत का नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर करने का जो है वो फैसला सामने आया है। इस पॉलिसी को आलमी मालियाती असूलों के मुताबिक बनाया जाएगा, वज़ीर ख़जाना साहब का ये कहना है। और क्रिप्टो करेंसी के ओवरऑल आलमी रुझानात क्या हैं और किन ज़वाबित और असूल ज़वाबित के साथ पाकिस्तान में काम किया जा सकता है और पाकिस्तान की इकॉनमी पे इसका इम्पैक्ट क्या है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर बात करना। इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो कहते हैं कि डिजिटल कारोबार को हम फ़रोग़ दे रहे हैं और शफाफ कानूनी फ्रेमवर्क की तश्कील जो है वो हम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में 20 मिलियन से ज़ायद यूज़र्स मौजूद हैं क्रिप्टो करेंसी के, लेकिन बहुत सारे मसाइल भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है और हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस पर बात होगी प्रोग्राम में। हुमायूं खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ज़रा हमें पहले एक तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बताइएगा। 20 मिलियन यूज़र्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त मसाइल क्या हैं और उसका हल क्या है? देखिए, ये एक बड़ा देरीना मसला है साउथ एशिया के अंदर, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर। और चूँकि हम डेवलपिंग नेशन है तो हमारे और इकॉनमी के बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन दुनिया बड़ी तेज़ी से जो है उसकी तरफ जो है उसका रुझान था कि एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी की तरफ वो जा रही थी, जिसमें उसका कोई फिजिकल वो नहीं होता। आप फ़ोन के थ्रू या डिफरेंट के थ्रू जो है आपकी ट्रांजैक्शन होती है और उसकी वैल्यू भी बड़ी है। तो आज जब फाइनेंस मिनिस्टर की जो एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ हुई, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के जो डिजिटल एसेट के एडवाइज़र हैं वो भी साथ थे और एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, तो उसमें पाकिस्तान ने, जिसका भी आपने जिक्र भी किया, एक क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटरी बॉडी का जिक्र किया। जी बिल्कुल। इसके ऊपर पाकिस्तान अभी से नहीं, पिछले चंद सालों से उसके ऊपर काम कर रहा है। हम जब FATF का हिस्सा थे, ग्रे लिस्ट से हम जब बाहर निकले, तो उस वक्त भी हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया, जिसमें हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर भी काम किया। और हमने बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर थी, हमारे स्टेट बैंक ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, सब ने काम किया। तो ये जो आज की मीटिंग और जिसका एलामिया आज जारी हुआ, उसमें जिस चीज़ का अयादा किया गया, उसमें ये एक बड़ी तफसील के साथ बात की गई। और ये पिछले अगर आप देखें तो 2024 से एक नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन वर्चुअल एसेट, ये नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन वर्चुअल एसेट जो प्रोवाइडर है उसके ऊपर एक ग्रुप बना हुआ था, जिसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम जो अहम इदारे हैं, इसको लीड FIA कर रहा था, लेकिन उसमें FBR थी, FBR की IR डिपार्टमेंट, कस्टम, स्टेट बैंक, SCCP, नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी, AMLF, CFT, तमाम डिपार्टमेंट। अच्छा हवाई साहब, फिर इसके साथ मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है और जो हमारे यूजर्स हैं उनको क्या मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं, ज़रा प्रोज एंड कॉन्स भी हमें बता दीजिएगा। जी, उसमें बेसिकली जो ये जो गुफ्तगू हो रही है और जिसके ऊपर आज पाकिस्तान ने इंदिया दिया है कि हम एक ऐसी काउंसिल बनाएंगे जो रेगुलेट करेगी, जिसमें हम इंटरनेशनल मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेंगे। इसके ऊपर जो दुनिया के अंदर बड़ी स्टडीज़ आ चुकी हैं उसका जायज़ा लिया जा रहा है और उसके बाद एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि हम इंटरनेशनली एक बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म करेंगे। जो 20 मिलियन यूज़र का आपने जिक्र किया वो बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये वो यूज़र हैं जो अभी तक तो चूंकि पाकिस्तान में इसको अलाउ नहीं किया गया, तो उसकी वजह से उनको बड़ी हाईएस्ट लेवल ऑफ फीस दी जाती हैं जब वो ट्रांजैक्शन करते हैं। कभी वो दुबई के थ्रू करते हैं, कभी वो यूरोप के किसी मुल्क की। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये टैक्स नेट के अंदर आ जाएं। अगर ये वो उन मामलात के ऊपर अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी पता हो और बाकी जो है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी। तो ये एक इसका जो बहुत बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि हमारा जो टैक्स नेट है वो इंक्रीज होगा। हमारी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मैकेनिज्म है, ये जो काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के हैं, उसके
اوپر اگر اس کو اگر مس یوز کیا جا رہا ہے تو یہ جو انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں, یہ جو کاؤنسل ہے, یہ اس کو بڑا ٹرانسپیرنسلی دنیا کو بھی بتا سکے گی اور اپنے حساب کے مطابق بھی اپنی گورنمنٹ کے پاس بھی ان کا ریکارڈ ہوگا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ کہاں جا رہے ہیں اور کہیں غلط استعمال نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے شنیلا, میں آپ کی طرف آؤں گی, ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ کرپٹو کونسل جس کے قیام پر غور کیا جا رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہمیں ہوگا, اور پھر جب ہم یوزرز کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو اوور آل اگر اس کو ریگولیٹ کر لیا جاتا ہے اور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, ہماری معیشت پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ بات یہ ناہید کہ اگر کرپٹو کرنسی جو ہے نا, اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ترسیلات زر بھیجتے ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ روایتی بینکنگ سے جو ہے ذرا مختلف ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے فری لانسر ہیں, ای کامرس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. سرمایہ کاری بھی آ سکتی ہے کیونکہ ایک متبادل نظام ہے. لیکن اس کے دیکھیں نقصانات یہ بھی ہیں کہ اس میں ایک انانومٹی ہوتی ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو یہ کرپٹو کونسل کا قیام اسی وجہ سے کیا گیا کیونکہ ظاہر ہے ہمیں فیٹ اف کی وجہ سے منی لانڈرنگ, دہشت گردی کے لیے اگر کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے تو ان سب چیزوں کو ہم نے روکنا ہے, کیونکہ فیٹ اف کے میں ہم جو ہیں گرے لسٹ سے نکلے اسی وجہ سے کہ ہم نے قانون سازی کی ہے. تو کونسل کا قیام اسی وجہ سے آئے گا کہ اگر اس میں ایسی کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے, دہشت گردی کی کچھ ہو رہی ہے, تو اس کو روکنا ہوگا. پھر جیسے ہمایوں صاحب نے کہا تھا ٹیکس نیٹ کا, تو بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے یہ روایتی سسٹم سے کم ہے اور روایتی بینکنگ سسٹم سے مختلف ہے, تو ہمیں ٹیکس میں کمی بھی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے پھر ان تمام لوگوں کو جو کرپٹو کرنسی کے ذریعے اگر بزنس کر رہے ہوں گے یا ترسیلات زر اس کے ذریعے آ رہی ہوگی, تو ان تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. اس کے قیام کے لیے بھی یہ کونسل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قانون سازی کرے گی تاکہ وہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ ہمارا بڑھ جائے. تو لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں مالیاتی پاکستان کی جو مالیاتی پالیسی ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کرنسی کا کنٹرول ہوتا ہے وہ آپ کے مرکزی بینک میں ہوتا ہے. یہاں پہ جو اگر کرپٹو کے اندر جائیں گے تو آپ کے مرکزی بینک کے پاس وہ کنٹرول نہیں رہے گا. تو ظاہر ہے کرپٹو کی کچھ فائدے بھی ہیں, کچھ نقصانات بھی ہیں. تو یہ جو کونسل کا قیام کیا گیا وہ اسی لیے کیا گیا کہ اس کو اگر ہم ڈیجیٹلائز کرتے ہیں, پاکستان میں اگر اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر یہ لے کے آتے ہیں, تو ہمیں کوئی نہ کوئی قوانین بنانے ہوں گے اس کے لیے, تاکہ وہ جو منی لانڈرنگ ہوگی یا دہشت گردی کے لیے فائنینسنگ ہو رہی ہے, یا ٹیکس کی جو چوری ہو رہی ہے, یا سرمایہ کاری پہ کوئی اثر پڑنے لگے گا, یا حکومت کے بالکل اختیار سے نکل جائے گی کرنسی کا اختیار, تو اس سب کے لیے کوئی قانون سازی کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے یہ جو کونسل کا قیام ہے یہ فائدہ مند ہوگا, تاکہ ہم دنیا کے ساتھ جو ہے, جب دنیا میں یہ اب کرپٹو کرنسی رائج ہو رہی ہے اور اس کے لوگ اس کے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھائے, لیکن کچھ نہ کچھ ضابطہ کار ہمیں بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے اقرار صاحب, میں اسی پر آپ کی رائے چاہوں گی کہ جس طرح سے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کونسل کا قیام فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی عمل میں لانا چاہیے, لیکن آبویسلی ان ساری چیزوں کے ساتھ کافی مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں. ہمارے جیسے ملک کے لیے ان مسائل کا حل کیا ہے, کس طرح سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ بہت سادہ. دیکھیں کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن کو بیسکلی ڈسکریج کیا گیا پچھلے تقریباً 15 سال امریکہ کی طرف سے, کیونکہ امریکن ڈالر کو وہ تھریٹن فیل کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ایک بالکل یہ کاغذ, یعنی کہ کاغذ سے بھی آگے کی بات چلی جائے. لیکن جیسے برکس بنا اور برکس نے تھریٹ کیا ڈالر کو, تو ہمیں یہ پتا تھا کہ اب امریکنز خود کہیں گے کہ کرپٹو کرنسی کو انیشیٹ یعنی کہ پروموٹ کیا جائے, کیونکہ اس کی ٹرانزیکشن بہرحال ڈالر کے ہی ریٹ کے اوپر ہونی ہے. ٹھیک ہے, پہلے یعنی کہ پوری دنیا میں یہ خوف پیدا کیا گیا کہ یہ ایک کریمنل ایکٹ ہے, اس کو مت کریں, آپ انوالو ہو سکتے ہیں کسی ٹیررزم میں. ایسا نہیں تھا, وہ بہت سمپل بات ہے. میں اپنے بینک اکاؤنٹ, پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے بینک اکاؤنٹ سے ایک ٹرانسفر کرتا ہوں پیمنٹ ایک بینک کو یا ایک خریدار کو, اور وہاں پہ میں ایک بٹ کوائن خرید لیتا ہوں ریکارڈ کے اوپر. وہ جب بکتا ہے تو اسی بینک میں میری پیمنٹ واپس آ جاتی ہے. تو اس میں کوئی ایشو نہیں تھا. ہمارے یہاں پہ ایشو ہے کہ ایک تو ہم لوگوں کو بالکل صحیح کہا ورثہ صاحب نے, ہم لوگ فار ایگزامپل اگر آپ اور میں آ جائے اپنا بینک میں جائے, ہم نے کہا کہ جی ہم نے انٹرنیشنل اکاؤنٹ کھلوانا ہے, تو وہ آپ کو اتنی لمبی لسٹ دے دیں گے نا, پہلے آپ وہ پوری کر لیں. ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اب نہ اگر میں انٹرنیشنل اکاؤنٹ ہی میرا نہیں ہے پاکستان میں کھل سکتا, تو میں باہر اپنا کیسے کرپٹو خریدوں گا یا کچھ بھی چیز خریدوں گا؟ میں کیا کرتا ہوں, یعنی کہ میں سے مراد پاکستانی, وہ کوئی نہ کوئی ایک ڈھونڈتے ہیں, بائر اینڈ سیلر ڈھونڈتے ہیں جو یوزلی مڈل ایسٹ میں زیادہ ہے. انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو پیمنٹ کر دیں گے آپ کے اپنا بینک میں, یہ آپ ہمارے لیے فلانی چیز خرید لیں, پارک کر لیں. اس کو پارک کرنا کہتے ہیں, خریدنا بھی نہیں کہتے, پارک کر لیں.
ओके तो वो पार्क कर लेता, वो अपनी कमीशन लेता। अब नुकसान क्या होता है पाकिस्तानियों को? एक तो उसने पार्किंग करके अपनी कमीशन ली, ठीक है, फिर हुआ ये कि जब उसने वो पार्क आपका सेल किया उसमें फिर उसने कमीशन ली, और फिर वो 2 कमीशनें लेकर उस बैंक ने, वो बैंक भी हो सकता है और वो या फर्द, आपको पेमेंट पाकिस्तान आई तो वो हमारा बेसिकली जो रेमिटेंस हमें 100 रुपए की आ सकती थी वो पाकिस्तान में आई 84 रुपए की। ओके, तो पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ और जो जिसने खरीदे थे उसका भी नुकसान हुआ। हाँ, लेकिन जैसे ही ये जब ब्रिक्स को थ्रेटन मिला है, ब्रिक्स की तरफ से हमें यकीन था कि जो भी ममालिक हैं उनको अमेरिका खुद इंकरेज करेगा कि जाओ इधर, क्योंकि ट्रांसफर जो है, ट्रांसैक्शन वो होती है डॉलर के ऊपर। ये बहुत सिंपल था, ये पहले उन्होंने खुद ही इसको कॉम्प्लिकेट किया, ये यानी कि डराया लोगों को, और ये इतना सिंपल है कि ये आज शुरू हो सकता है, प्रोवाइडेड जो कि मिनिस्टर साहब ने कहा है हमारा ये जो ट्रांसैक्शनल सिस्टम है ना, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट के कुछ मुल्क अरबों रुपए सिर्फ यही कमा रहे हैं पाकिस्तानियों और इंडियन से, वहां पे ये क्योंकि वहां पे वो कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल करें, आप मुझे आपको सबको इजाजत दे के मैं अभी जाके अपना जो मेरा बैंक अकाउंट है उसे कहो कि जी मैंने इंटरनेशनल अकाउंट करवा कर दें इसका, वो कर दें। वो करते ही नहीं है आप लोग, तो फिर तो आपको कोई ना कोई ये क्रिप्टो की प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, आखिरी बात मुझे कहना है, ये जितनी भी आप पार्किंग करते हैं ना, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पता चल रहा है कि सिल्वर की कीमत बढ़ने लगी है, मैं सिल्वर पार्क कर सकता हूं अपने बैंक के थ्रू, अगर मेरा इंटरनेशनल अकाउंट है, और वो जब बिकेगा मैं उसको बेच भी सकता हूं। पाकिस्तान में ही पैसा आना है ना, डॉलर की जरूरत में फायदा किसको होना है? मुल्क को। सही है, वो हमने खुद रोका, हमने नहीं, पूरी दुनिया ने जान के रोका। में इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो इसमें नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं इसी पे आपकी राय चाहूंगी कि मईशत की बहाली की तरफ एक अच्छा कदम हो सकता है, इकोनॉमी पे एक अच्छा इसका इम्पैक्ट हमें नजर आ सकता है पॉजिटिव। शुक्रिया नाहिद, और इस बात का ख़ास तौर पे शुक्रिया कि आगा साहब के बाद मुझे बात करने का मौका दिया। आगा साहब ने ये जो कहानी बताई है वो इस कदर जन्नाती है कि मेरे जैसा बगैर पैसे वाला आदमी समझ नहीं सकता। लेकिन एक बात हर आदमी की समझ में आ सकती है, वो ये है कि नया आइडिया और नई टेक्नोलॉजी, आप कहीं खड़े रहें, आप कहीं पार्क हो जाएं, जैसे आगा साहब ने कहा, आइडिया और टेक्नोलॉजी नहीं रुकते। एग्जैक्टली, तो अगर आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए भी रास्ता खुलता है। अब आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका में एलॉन मस्क और ये मिसेस ट्रम्प ये खुद इस किस्म की करेंसीज में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, और अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए मौके कम क्यों करें, और जो मौके हों उनको रेगुलेट करें और लोग बिला खौफ ताकि उसमें जा सकें, अब खुद भी खुशहाल हों और मुल्क को भी खुशहाल करें। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ा अहम टॉपिक था जिस पर हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। एक और मौजूद हमारे पास मौजूद है, इस पर हमने बात करनी है। गज़ा जंगबंदी के हवाले से हम चाह रहे हैं कि बात करें, जो सीज़ फायर के हवाले से जो ख़बरें हमने सुनी, और फिर उसके बाद भी सीज़ फायर के बाद भी मामलात रुके नहीं, थमे नहीं। अब उसमें हायल रुकावटें जो हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं। इसराइल जो है वो 620 फ़लस्तीनियों को रिहा करने पर तैयार हो गया है, और इसी तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है गिव एंड टेक के साथ। और कुछ लाशें जो हैं, कुछ लोग जो इसमें जहाँ बहक हो गए थे इसराइलियों की, वो भी हमास जो है वो उनके हवाले, तकरीबन 4 के हवाले से बताया जा रहा है कि वो उनके हवाले करने को तैयार है। और इसराइली जो नुमाइंदे हैं गज़ा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी हमायूं साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, इसके हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। काफ़ी इसमें हर्डल्स ही, सीज़ फायर का ऐलान भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो मामलात हैं वो रुक नहीं रहे थे। उसी तरह से हम ये देख रहे थे कि अटैक्स किए जा रहे थे। अब आपको ये लगता है कि वाकई ये रुकावट ख़त्म होने जा रही है और सीज़ फायर की तरफ हम मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे जी, हैं? अनफॉर्चुनेटली एक अजाब जो गज़ा के लोगों के ऊपर था, उसकी जो है हम थोड़ी सी रेमेडी जो है वो देख रहे हैं। ये जो पहला सीज़ फायर था ये सैटरडे को ख़त्म हो रहा है, और उसमें तकरीबन 23 जो इजरायली सोल्जर कैप्टिव थे, उनके बदले में 1900 पैलेस्टीनियन को जो है रहा करना था, और तकरीबन 25 लिविंग इजरायली जो कैप्टिव थे उनको छोड़ दिया गया, और 4 जो उनकी डेड बॉडीज़ आ गई। तो लेकिन समहाउ अब जो बाकी थे, तकरीबन जिनका आपने जिक्र किया 620 के करीब जी, उनको जो है वो इजराइल की तरफ से थोड़ा सा डिले था, और फिर इजराइल की तरफ से जो हमास की लीडरशिप थी उस पर इल्ज़ाम था कि वो उनके जो सोल्जर्स हैं उनको थोड़ा सा जो है वो डिले किया जा रहा है। लेकिन इवेंचुअली इजिप्ट की तरफ से और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो हुआ, और आज जो हमें अच्छी इतला मिली वो यही है कि वो
एग्रीमेंट हो गया और ये दोबारा से जो है एड का सिलसिला जो है गाज़ा के जो बदकिस्मत अवाम है उनको बदकिस्मत ही कहेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 50,000 के करीब लोग जो हैं वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 2.1 मिलियन की जो पूरी आबादी है उसमें से 70% उनका सब कुछ तबाह हो चुका है, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर। तो ये वो उनके लिए खुशखबरी तो नहीं हो सकती, लेकिन एक थोड़ी सी रिलीफ है कि वो जो है एड दोबारा आना शुरू हो गई है। और अल्लाह करे कि अगर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है जो कि बड़े अरसे तक खामोश थी अब दोबारा एक्टिव हो और उन लोगों की जो मुश्किलात उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए, मुझे लगता है कि अच्छी वो है। फिर यूएस के जो एनवॉय हैं वो अब अगला आइंदा आने वाले दिनों में वहाँ पे जाएंगे और एक कोई पायदार अमन की ऊपर जो है गुफ्तगू जो है उसको हम देखते हैं कि अगर वो उसकी तरफ जाए, लेकिन लगता मुश्किल ही है वैसे। ठीक है, इकरार साहब आपकी क्या राय है, ये जो अब डायलॉग्स होने जा रहे हैं उसका आउटकम क्या देख रहे हैं, और सीज फायर की जो डील है आपको ये लगता है सस्टेन करेगी? आई कीप माई फिंगर क्रॉस। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब इजराइल अपने बंदे रिकवर कर लेगा तो उसके बाद फिर बम्बार्डमेंट शुरू कर देगा, उसी तरह से बॉबला बढ़ेगा। और ये जो डायलॉग्स हैं, एक बड़ी दुख की बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हैरत की बात है कि जब कोई आपके टेलीफोन के ऊपर कोई पेड इश्तहार भी कोई आ जाता है ना गजा के हक में, जिसमें फॉर एग्जाम्पल बच्चे वहाँ उनके यानी कि रो रहे हैं या चीख रहे हैं, आपको पता है इवन उसकी आवाज़ नहीं आती है ताकि आपकी टेंशन ना चली जाए, यानी कि वो इश्तहार आया और चला गया, क्योंकि आपकी टेंशन तो आती है ना जब कोई आवाज़ आपको सुनाई दे वीडियो के साथ। जब इंटरनेशनल पावर्स ये कर रही हैं कि पेड इश्तहारों को भी वो अपनी मर्जी चला रहे हैं कि इसकी आवाज़ नहीं जाने दे रही है इस बच्चे की चीख की कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, तो फिर क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगा सो कॉल्ड इंटरनेशनल ग्लोबल नॉर्थ से कि वो इनकी हेल्प करेगा? सिंपल सी बात। ठीक है डॉक्टर साहब, सर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए मैं तो मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ आगा साहब से भी और अपने हुमायूं साहब से भी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो डिज़ाइन है उस खत्ते के बारे में दुनिया के, दुनिया से मुराद आप समझ रहे हैं कि कौन कौन, और उनके डिज़ाइन सामने और अभी जो फार्मूला भी सामने आ गया है, फार्मूला भी सामने आ गया, तो वो डिज़ाइन उस वक्त तक पूरे हो नहीं सकते जब तक आप फ़लस्तीनियों को क्रश ना करें। तो ये फ़लस्तीनियों को क्रश करने का अमल जारी है। अब इसमें करने का काम क्या है? करने का काम वही है जिस तरीके से 20वीं सदी की बहुत सारी कौमों ने आज़ादी हासिल की, और उसमें जो पॉइनर था वो पाकिस्तान था कि आप इंगेज करें पॉलिटिकली और मामलात को आगे बढ़ाएं। ठीक है, इस तरह से रद्द अमल में टक्कर मार देने का जो अमल है उससे नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये बेहतरीन वक्त है कि इस सिचुएशन को समझा जाए और इस एक नई हिकमत अमली मुस्लिम दुनिया भी इख्तियार करे और हमारे फ़लस्तीनी भी इख्तियार करें, वरना दुनिया के मंसूबे बहुत ख़तरनाक हैं। वो कह रहे आसमानों में बहुत बुरा सोचा जा रहा है इस मामले में। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक मौजू ऐसा है जिस पर हम बारहा बात भी करते हैं, और वहाँ पर जो हालात हैं, जितने लोगों को वहाँ पर शहीद किया गया है, कोई हॉस्पिटल्स का बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है, तालीम की कोई वहाँ पर, ये चीज़ें तो बहुत आगे की बात है। वहाँ पर तो सर्वाइवल का चक्कर है कि आपने अपनी जान कैसे बचानी है। ये तालीम, सेहत वगैरह ये बहुत दूर अब चीज़ें रह गई हैं। जो लोग वहाँ पर ज़ख्मी हैं उनके इलाज का कोई वहाँ पर सिस्टम नहीं है। जितना कुछ आपने वहाँ पर तबाह कर दिया है, पता नहीं कितने साल आपको लगेंगे। लेकिन अब ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का फार्मूला सामने आ रहा है कि गज़ा पट्टी से इनको हटा दिया जाए, हम वहाँ पर बहाली चाहते हैं, वहाँ पर काम किया जाएगा, तो ये इट्सेल्फ एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का फार्मूला है। जब वहाँ के रहने वाले गज़ा के लोग जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो नहीं चाहते वहाँ से जाना, तो फिर आप उनको ज़बरदस्ती जो दीगर ममालिक हैं उनमें वहाँ पर भेजना चाहते हैं, चाहे वो उर्दन है, दीगर ममालिक हैं जो ख़ुद नहीं चाहते कि अब उनको हम अपने मुल्क में आने दें। ये चीज़ें ऑब्वियसली ख़तरनाक हैं, कोई अच्छी ख़बर नहीं है जो सारे हालात वहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी अगर मुज़ाकरात की बात हो रही है या कुछ इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सीज़ फायर की डील है उसको मुकम्मल कर लिया जाए, तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद थे, शर्नीला अबार साहिबा मौजूद थी, हुमायूं खान साहब, आका इकरार साहब और डॉक्टर फारूक आदिल साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप चारों का शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।